आइए पिछले टर्म पर वेक्टर्स के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। पिछले टर्म पर जो है हमने आपको बताया था एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब गणितीय रूप से कैसे दो वेक्टर्स को जोड़ करके फॉर्मूला से उसका रिजल्टेंट निकाला जा सकता है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर यह एक बी वेक्टर है और यह एक ए वेक्टर है, इनके बीच में जो एंगल अगर थीटा के बराबर बना हुआ है तो इनका रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाले और वो रिजल्टेंट जो है आर इज इक्वल टू कितना हुआ, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर हो गया। ठीक है, ओके। और तो आर को हम कैसे प्राप्त करेंगे, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से प्राप्त करेंगे। और यह जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, तो उस एंगल का tan अल्फा जो होगा बी वेक्टर से है तो बी को यहाँ पर तनहा रखेंगे, बी का मैग्नीट्यूड, और tan बराबर जो होता है साइन बाई कॉस होता है। क्यों याद करेंगे, तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ साइन कर दीजिए, यहाँ कॉस कर दीजिए और ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जिस वेक्टर से यह एंगल अल्फा नहीं है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ थीटा रख दीजिए, थीटा रख दीजिए। याद रखिए थीटा ए और बी के बीच का एंगल और अल्फा जो है बी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, तो इसकी मदद से हमें मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मिल जाएगा और इसकी मदद से हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा रिजल्टेंट का। अब कुछ स्पेशल केसेज आते हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, सेम डायरेक्शन में हो जाए। The two vectors are in the same direction. पहला वेक्टर इधर और दूसरा वेक्टर इधर। ठीक है, this one is A vector and this one is B vector. तो कोई भी छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा रिजल्टेंट का वो है A प्लस B होगा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो है A वेक्टर या B वेक्टर से 0 एंगल बनाएगा। आइए देखते हैं क्या ये मैथमेटिक्स हमारी मदद करता है। आइए, आर इज इक्वल क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 इक्वल 1 होता है, तो यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो यह हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी। ठीक है, तो देखिए साफ साफ जो यहाँ डायग्राम से मिला था वो मैथमेटिक्स के जरिए भी मिल रहा है। अच्छा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आर आ रहा है, आर वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे भी दर्शाया जाता है, आर वेक्टर करके और ये ऐसे डंडा लगा देंगे, इसको मॉड ऑफ आर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बोलते हैं, इसको सिंपली ऐसे भी दर्शाते हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है। ठीक है, कहीं कहीं इसका बहुत महत्व होता है इस सिंबल का, और कहीं कहीं इस सिंबल से भी बड़ा अच्छा काम चल जाता है। ज्यादातर अवसरों पर केवल ये जो है वेक्टर हटा देते हैं तो मैग्नीट्यूड का अर्थ लगा लिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका भी अपना महत्व है। तो tan अल्फा निकाला जाए, tan अल्फा किस वेक्टर से निकालना चाहते हैं, बी वाले से, तो बी को यहाँ तनहा रख दीजिए, और tan बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। तो a और b के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, और यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए है ना याद करने का कितना बेहतरीन तरीका। ठीक है, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0 हो जाएगा। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, b प्लस a समथिंग आ जाएगा, तो 0 बाई समथिंग b प्लस a विल गिव यू व्हाट, 0। तो tan अल्फा इज इक्वल 0, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। tan अल्फा 0 है तो गारंटी अल्फा 0 रहा होगा, तभी tan अल्फा 0 हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी इधर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है बी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 0 बना रहा है। तो देखिए मैथमेटिक्स भी वही रिजल्ट दे रहा है कि बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। बी वेक्टर और ए वेक्टर का रिजल्टेंट उनकी इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर है, ये हमको मिल रहा है। ओके, अब मान लीजिए थीटा इक्वल 180 डिग्री है। 180 डिग्री का क्या मतलब, अगर यहाँ पर ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इज दिस वे एंड बी वेक्टर इज दिस वे, इस दिशा और इस दिशा के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है।
ठीक है, तो यहाँ थीटा इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी और बी माइनस ए, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू दिस मच, आप ए माइनस बी का स्क्वायर करिए वही आएगा जो बी माइनस ए का स्क्वायर करने पे मिलेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट आपको मिल गया ए माइनस बी और बी माइनस ए, रिजल्टेंट आपको मिल गया। अब जो रिजल्टेंट है वह ए से या बी से कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए बी वाले से अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, बी वाले से है तो बी को यहां तनहा लिख देंगे, प्लस ए यहां पर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल 180 डिग्री और कॉस ऑफ 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 0 है, तो अल्फा इज इक्वल क्या क्या हो सकता है, अल्फा 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है। कैसे, अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ए वेक्टर जो है 40 न्यूटन का फोर्स पूरब की तरफ है और बी न्यूटन जो है 23 न्यूटन का फोर्स पश्चिम की तरफ है। ठीक है, यह ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और यह बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 17 न्यूटन का पूर्व की तरफ, तो ए की दिशा में होगा, तो बी से कितना एंगल बनाएगा, अल्फा इक्वल 180 डिग्री बनाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बी वेक्टर अगर 40 न्यूटन का होता और ए वेक्टर 23 का होता तो रिजल्टेंट क्या होता है, 17 न्यूटन बी की दिशा में होता है, तो बी की दिशा से जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट भी उसी दिशा में होता है जिधर बी है। ठीक है, तो उनके बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस वाले केस में जो है जब दोनों अपोजिट हैं तो एंगल जो है निकालेंगे, इन एंगल डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओके, अब मान लीजिए कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कैसे भी ये मान ले, ये ए वेक्टर है मान लीजिए और बी वेक्टर ये ऐसे है। ठीक है, ए वेक्टर इज दिस मच एंड बी वेक्टर इज दिस मच। ए वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर है, एंड ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ट्रायंगल लॉ के अनुसार, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो यह स्क्वायर रूट ऑफ आर ये जो रिजल्टेंट होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, तो रिजल्टेंट के लिए तो हमारे पास फार्मूला है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है, तो 0 इंटू दिस मच इज इक्वल 0 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, रिजल्टेंट इज इक्वल टू। अब जो है रिजल्टेंट मान लीजिए ए वाले से अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो tan ऑफ अल्फा किससे माना गया है, ए वाले से, तो ए वाले को यहाँ पर तनहा रख देंगे और बी को यहाँ पर और बी को यहाँ पर, यहाँ साइन tan बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, लेकिन यह 90 डिग्री और यह 90 डिग्री रखा जाएगा। बात समझ रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल मत ले लीजिएगा, ए का डायरेक्शन ये है और बी का डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों दिशाओं के बीच का जो एंगल है वो उतने के बराबर है। ठीक है, तो cos 90 0 हो गया, तो ये दिस sin 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल बी बाई ए, tan अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए हो जाएगा। क्लियर है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए हो जाएगा। सो यहां पर भी देखिए tan अल्फा इज इक्वल क्या होगा, बी बाई ए हो जाएगा,
तो अल्फा इज इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और b बाई ए हो जाएगा। तो जो ज्योमेट्री की मदद से मिल रहा है वही मैथमेटिक्स की मदद से भी मिल रहा है। ज्योमेट्री भी कह रहा है कि अगर इसकी लंबाई a और इसकी b है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। मैथमेटिक्स भी कह रहा है यस, r का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो जो हमारा एनालिटिकल मेथड है, जो गणितीय तरीका है, वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाते हैं ताकि और अच्छे से चीजें समझ में आए। वेक्टर समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स सही में पढ़ना है तो वेक्टर्स को समझना ही पड़ेगा। दैट इज दी, आप कह सकते हैं कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हार्ट ऑफ द फिजिक्स है, तो वेक्टर एनालिसिस उसकी नल ही है ना, जिसे खून आता है? कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये हैं, इसलिए जो है इसको पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। बार बार मैं आपको दिमाग में डाल रहा हूं कि फिजिक्स पढ़ने का मतलब है 3 चैप्टर, पहला काइनेमेटिक्स, दूसरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और तीसरा वेव्स एंड ऑसिलेशन। ये 3 चैप्टर पर जो मास्टरी रखेगा वो पूरी फिजिक्स पर मास्टरी रखेगा। और सब चैप्टर अगर छूटते भी है तो छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो जब भी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन इनमें 3 में महारत होना चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने पर इंटरेक्शन होगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो प्लीज बी अलर्ट रिगार्डिंग दीज चैप्टर्स। और जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां पर देखें। तमाम तरह के 40-42 वीडियोस पड़े हुए हैं, वो पीछे से रिवीजन चालू कर दें, 2-2 वीडियो रोज देखें तो उनका कंप्लीट होना चालू हो जाएगा। आइए पहला न्यूमेरिकल करते हैं। पहले में कहा गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए 2 न्यूटन फोर्स एंड ए 3 न्यूटन फोर्स सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन फोर्स। ठीक है, एक 2 न्यूटन का फोर्स है, अगर एक मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए ये 2 न्यूटन का फोर्स है और एक जो है 3 न्यूटन का फोर्स है, और इनका रिजल्टेंट जो है वो 4 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, इनका रिजल्टेंट 4 न्यूटन का फोर्स है। अब मैं चित्र जरूर बना रहा हूं, लेकिन बाद में हम लोग धीरे धीरे चित्र से मुक्ति पा लेंगे, क्योंकि अभी आप लोग शुरुआती पेज में इसलिए चित्र बनाना मैं आवश्यक समझता हूं कि मान लीजिए कि ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, यह बी वेक्टर है ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन के बराबर है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, ये 4 न्यूटन के बराबर है। तो पूछा जा रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। थीटा इज हाउ मच। याद रखिए, ए वेक्टर की दिशा ये है, बी वेक्टर की दिशा ये है, तो एंगल ये होगा। इन दोनों के बीच का ये एंगल नहीं ले सकते हैं आप। ठीक है, दोनों दिशाओं के बीच का, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, तो इनके बीच का एंगल ये होगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होकर के इसको ले लेते हैं कि उनके बीच में एंगल ये है ट्रायंगल के हिसाब से। नहीं भैया, ये गलत है। ठीक है, तो यहां पर हमें थीटा निकालना है। तो आप जानते ही एनालिटिकल मेथड से R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB cos थीटा। R की वैल्यू कितनी है, 4 के बराबर है। A की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर है। 2 स्क्वायर या 3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। थीटा तो पता करना है, तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 13 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 3 12 कॉस थीटा हो जाएगा। 13 को इधर लगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 12 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/4।
ठीक है। और तो थीटा वह एंगल है जिसका कॉस जो है 1/4 है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और अगर बहुत रिगरस वे में निकालना ही चाहते हैं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 0.2500 और टेबल आता है उसकी मदद से अगर आप निकालेंगे तो दिस इज इक्वल 75 डिग्री 31 मिनट एंड 28 सेकेंड का एंगल होगा। सेकेंड के लिए डबल है और ये सिंगल है मिनट के लिए, ठीक है। तो यानी थीटा इज इक्वल जो है ये 75 डिग्री 31 मिनट 28 सेकंड के बराबर का दोनों के बीच में एंगल होगा, तब जा करके 2 न्यूटन और 3 न्यूटन का रिजल्ट क्या होगा, 4 न्यूटन होगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 पर बात करते हैं। क्या कहा जा रहा है, एट व्हाट एंगल द टू वेक्टर्स p plus q and p minus q act so that the resultant is square root of 3p square plus q square। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड जो है p प्लस q है, मान लीजिए कि यह a वेक्टर है, और दूसरे का मैग्नीट्यूड जो है वो कितने के बराबर है, वो p माइनस q है। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है कहा जा रहा है का मैग्नीट्यूड जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, एक वेक्टर हमारे पास a है, दूसरा वेक्टर b है। ठीक है, a बराबर क्या है, p प्लस q है, b बराबर क्या है, p माइनस q है। और इन दोनों का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के बराबर है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनके बीच में एंगल कितना है, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो जैसा कि मैथमेटिक्स में किया जाता है, हम मान लेंगे कि उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा के बराबर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पिक्चर में जो है कहीं a b और r का जो है नहीं आया, लेकिन ये रिजल्टेंट बोला गया तो हमने उसको सिंबल r दे दिया। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड प्लस p प्लस q है और दूसरे का p माइनस q के बराबर है। ठीक है, तो यह यहाँ पर जो है इसको आप मान ले रहे हैं कि ये b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है या a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपनी तरफ से, और आप जानते हैं कि r वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab इनटू cos थीटा है। व्हाट इज थीटा, द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो r की वैल्यू, r स्क्वायर की वैल्यू अगर रखें तो ये क्या हो जाएगा, 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। मैंने बार बार बताया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर जो है को सिंपली r से भी दर्शाते हैं। r स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ r होल स्क्वायर है। ठीक है, चूंकि शुरू में बच्चे नए नए होते हैं, उनको छोटी छोटी चीजें खलने लगती हैं, इसलिए बीच बीच में मैं तोड़ करके बता रहा हूं कि ऐसा, ये इसका मतलब यही है, r और लिखिए यह r के बराबर है, मतलब वेक्टर हटा दिया तो मतलब मैग्नीट्यूड के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, p प्लस q होल स्क्वायर प्लस p माइनस q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू p प्लस q इंटू p माइनस q इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहां से ट्वाइस ऑफ pq मिलेगा और यहां से क्या मिलेगा, माइनस ट्वाइस ऑफ pq मिलेगा, प्लस 2 टाइम्स दैट ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए एक q स्क्वायर हो गया कट, और p स्क्वायर और p स्क्वायर मिलकर क्या जाएगा, 2p स्क्वायर, वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, केवल p स्क्वायर हो जाएगा, घट जाएगा। तो ठीक है, एक q स्क्वायर है तो उसको इधर लाइए, माइनस q स्क्वायर हो जाएगा ये इधर आने पर, और ये दोनों गए कट। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो भैया कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा। तो ये काट दीजिए तो दैट इज इक्वल 1/2 हो जाएगा। थीटा वह एंगल है जिसका कॉस थीटा जो है 1/2 के बराबर आ रहा है, तो ये तो 60 डिग्री होता है, कॉस 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल क्या होगा, कॉस थीटा वही है जो कॉस 60 डिग्री है, तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री।
यानी दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल कार्य कर रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। मतलब यहाँ देखिए कोई डायग्राम मैंने नहीं लिया है। अब देखिए धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जा रहे हैं, सारी चीज मेंटली होंगी, है ना। पिछले वाले मैंने डायग्राम बनाया, लेकिन यहाँ पर सीधे फार्मूले से जो है ला दिया कि दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे चित्र से मुक्ति मिल जाएगी। कहीं कहीं वेक्टर्स में आपको डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ेगा, कहीं बहुत समझना हो या छोटे बच्चे को समझाना होगा तब डायग्राम की मदद लिया जाएगा। बस अमूमन इन फॉर्मूले से एनालिटिकल मेथड से ही किया जाएगा। एनालिटिकल मतलब मेथड मतलब गणितीय तरीका, स्क्रिप्ट्स की मदद से। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, The sum of the magnitudes of two forces acting at a point is 18 and their resultant is 12. If the resultant makes an angle of 90 degree with a force of a smaller magnitude, what are the magnitudes of the forces? ठीक है, यहाँ थोड़ा सा चित्र मुझे बनाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए। अच्छा नहीं भी बनाएंगे तब भी कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। ठीक है, तो अगर एक फोर्स मान लीजिए कि F1 है और दूसरा फोर्स जो है F2 है, तो इनका सम जो है कितना है के बराबर है, 18 के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड द रिजल्टेंट इज 12। रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट जो है 12 के बराबर है। लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, F1 और F2 के बीच का एंगल है, इज इक्वल टू R। रिजल्टेंट निकालने का F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है, मान लिया थीटा के बराबर, तो उनका रिजल्टेंट निकालने का एनालिटिकल मेथड मेरे पास उपस्थित है। तो स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 144। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, if the resultant makes an angle of 90 degree with a force of a smaller magnitude, F1 और F2 में जो है हम मान ले रहे हैं कि F1 का मैग्नीट्यूड स्मॉलर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ F2, तो tan ऑफ अल्फा, tan और अल्फा क्या है, रिजल्टेंट जो F1 से बना रहा है एंगल, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर जो F1 से एंगल बना रहा है, तो F1 से बना रहा है, तो यहाँ F1 तनहा कर देंगे, यहाँ पर F2, यहाँ पर F2, tan बराबर साइन बाई क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, अल्फा मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो वाला एंगल आर्गुमेंट में आता है। ठीक है, तो मेक्स एन एंगल ऑफ, दोनों के बीच में ये जो रिजल्टेंट जो F1 से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, तो tan ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल क्या हो जाएगा, F2 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ठीक है, ओके, और कॉस 90 डिग्री बराबर कितना होता है, इन्फिनिटी बराबर होता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, तो इसकी मदद से अगर इन्फिनिटी के बराबर है तो ये उलट दीजिए, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये F1 प्लस F2 इंटू कॉस 0 बाई F2 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसकी मदद से अगर F1 निकाला जाए, F1 इज इक्वल टू माइनस F2 into cos theta. This I name as equation number 4. तो यहां से आप क्या करो कि F2 cos theta निकालो, इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस F1 हो जाएगा। दिस इज 4 डैश। ठीक, और इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
18 माइनस F1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डैश बोल देते हैं। तो ऐसा है कि इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, F2 cos थीटा बराबर माइनस F1 यहाँ पर रख दिया जाए और यहाँ पर F2 बराबर 18 माइनस F1 रख दिया जाए और हल किया जाए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 डैश 4 and 4 dash and 4 dash, substituting the values of F2 and F1 in equation number 2, we get what do we get? We get F1 is equal to, देखिए F1 4 डैश से F1 F2 cos थीटा इज इक्वल क्या है, माइनस F1। ठीक है ना, F2 cos थीटा इतना माइनस F1 हो गया और 2F1 तो पहले ही सीधा। तो यहाँ पर F2 बराबर क्या रख दीजिए, 18 माइनस F1 रख दीजिए होल स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 144। सारी कहानी F1 में सिमट गई। तो आइए F1 स्क्वायर प्लस 18 का 324 स्क्वायर हो जाएगा प्लस F1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस 36 F1 हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ F1 इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। ठीक है, तो F1 स्क्वायर ये दोनों कट गए, ये ट्वाइस ये F1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको इधर ले जाइए तो 36 F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 324 माइनस 144, 324 माइनस 144 दिस इज 0 पर 8 हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो F डिग्री नहीं सॉरी 180 डिग्री, जैसे 180 आता है डिग्री अपने आप आ जाता है दिमाग में। तो 180 डिवाइडेड बाई 36, तो ये 5 बार जाएगा। ठीक है, तो F1 की वैल्यू कितनी हुई, F1 की वैल्यू हुई 5 न्यूटन के बराबर हुआ। ठीक है ना, अब इसकी यह वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में अगर रख दिया जाए तो F2 की वैल्यू क्या होगा, 5 प्लस F2 इज इक्वल टू 18 हो गया। तो देयरफॉर F2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 13 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो F2 इज इक्वल 13 न्यूटन हो गया और F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन के बराबर हो गया। तो दोनों फोर्सेज हमको पता चल गए। तो थोड़ा सा इधर उधर करने पे चीजें मैनेज हो जाती हैं और आसानी से समझ में आने लगता है। अब आप कहेंगे कि सर दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका तो आपने बता दिया, लेकिन क्या कोई जरूरी है कि हमेशा हमको दो ही वेक्टर मिले? हमें 20 वेक्टर भी मिल सकते हैं, उनको ऐड करने की आवश्यकता हमारे सामने आ सकती है। हाँ बिल्कुल आ सकती है। तब कौन सा रूल फॉलो करेंगे? तभी ट्रायंगल लॉ का ही पालन किया जाएगा। मैंने बताया ना कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए केवल ट्रायंगल लॉ ही हमारे पास है। लेकिन सर ट्रायंगल लॉ तो सिर्फ दो ही वेक्टर्स को जोड़ता है, ठीक है, लेकिन ट्रायंगल लॉ को कई बार रिपीट किया जा सकता है। तो जब ट्रायंगल लॉ अप्लाइड मेनी टाइम्स होता है तो वो बन जाता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो हम उसको सेपरेट लॉ ही बोल देते हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पर देखिए समझने के लिए हमने लिया है एक वेक्टर ए है, यह बी वेक्टर है, यह सी वेक्टर है और यह डी वेक्टर है। ठीक है, इनका हमें एडिशन करना है। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार क्या करेंगे, सभी को क्रम से बनाते चले जाएंगे। जैसे यह वेक्टर जो है नीचे की तरफ है, तो ए वेक्टर से हमने कहानी की शुरुआत किया। ए वेक्टर को जो है जितना लंबाई है उतना डायरेक्शन के साथ ए वेक्टर को मैंने बना दिया ए वेक्टर। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते चले जाइएगा। क्यों? क्योंकि बी वेक्टर इससे जो एंगल बना रहा है, देखिए, ठीक है, लगभग 2.5 यूनिट के बराबर है। बी वेक्टर जो है इससे लगभग 90 डिग्री के बराबर बना रहा है। ठीक है,
तो ये जो है बी वेक्टर यहां पर बन गया है। देखिए साफ साफ है, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। स्पष्ट रूप से दिया नहीं है लेकिन लग रहा है 90 डिग्री, तो मैंने 90 डिग्री बनाया है। अब बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो बी वेक्टर की दिशा है किधर, ये इधर की तरफ है, बी वेक्टर की दिशा इधर की तरफ है, और बी वेक्टर से सी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो आप ऐसे कंपास की मदद से आप ऐसे ले लीजिए, एंगल के बराबर एंगल बना दीजिए यहाँ पर। ठीक है, एंगल के बराबर एंगल बना लीजिए, आप तो इसमें महारथी है। ठीक है, ये मोटे तौर पर ये हो गया। ठीक है, अच्छा लगे इसलिए इतना मिटा दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पर जो है जितने मैग्नीट्यूड का सी वेक्टर है उसकी दिशा में जो है ये सी वेक्टर को हमने खींच दिया, ये सी वेक्टर, और सी वेक्टर की भी डायरेक्शन हम ये ऐसे बना ले जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज आवर सी वेक्टर। मान लीजिए कि बी और सी के बीच में अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब जो है सी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, बीटा है, तो सी वेक्टर की दिशा तो इधर है और डी वेक्टर को उसको उतना ही एंगल बनाते हुए बीटा एंगल, तो एंगल के बराबर एंगल ही बनाना है, तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है उसी को ले लेते हैं। ये जो एंगल है, एंगल के बराबर एंगल बनाना है यहाँ पर हमको। ठीक है, ये मोटे तौर पर। अब यहाँ पर तो उतना बहुत फाइनेंस आ नहीं पाएगी, बट मेरी कोशिश ये है कि फाइनेंस के साथ ही किया जाए। ठीक है, तो ये सी वेक्टर है, सी वेक्टर से डी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, सी वेक्टर से डी वेक्टर जो एंगल बना रहा है वह बीटा के बराबर बना रहा है, बीटा के बराबर बना रहा है, तो ये डी वेक्टर है आपका। ठीक है, ओके, तो ये स्टार्टिंग जो है आपका ये वेक्टर, आप सारे वेक्टर से एग्जॉस्ट हो गए, तो ये देखिए ये पॉलीगन बन रहा है था, लेकिन ये ओपन एंड है, तो ओपन एंड वाले को आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, बट उसी क्रम में मत रखिए, ये रिवर्स डायरेक्शन। तो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि ये आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर होगा। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है, यदि n साइड का कोई पॉलीगन और उसके n-1 साइड्स जो है n-1 वेक्टर्स को क्रम से रिप्रेजेंट कर रहे हो, टेकन इन वन ऑर्डर, then the closing side taken in the reverse order will represent the resultant of n-1 vectors both in terms of magnitude and direction। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट भी सुन लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, इफ a number of vectors can be represented both in magnitude and direction by the sides of an open convex polygon taken in the same order, then the resultant is represented completely in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब इसमें ट्रायंगल कहाँ है सर, अब देखिए यहाँ पर मजेदार चीज है कि यह बी वेक्टर, यह ए वेक्टर है, यह बी वेक्टर है, तो इसको करेंगे तब क्या होगा, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है भैया, यह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और यह सी वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्यों, ट्रायंगुलर से दिस प्लस दिस इज इक्वल दिस हो जाएगा, और फिर ट्रायंगुलर इसमें लगा जाए तो यह ए प्लस बी प्लस सी है, और ये क्या है, डी है, तो दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप एंड ट्रस्ट दैट यू हैव कम टू नो हाउ टू apply the polygon law of vector addition। जितने वेक्टर्स हैं उनको डायरेक्शन के साथ यहाँ दिखा लीजिए और उनको क्रम से जो है फिट करते हुए चले जाइए, तो लास्ट वाला जब हो जाए तो पहले वाले का टल लास्ट वाले के हेड की तरफ ही ऐसे करके एरो मिला देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो पॉलीगन जो वेक्टर एडिशन के जो लॉज हैं वो सभी लॉज मैंने आपको बता दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि किताब खोलिए और पढ़िए। किताब खोलना और पढ़ना वो ज्यादा असर करता है दिमाग में। प्लीज डू दैट।